Good morning dear students, I am Rajesh and you are watching Learning with Rajesh YouTube channel. Dear student, जैसा कि आपको पता है हमने प्लस टू क्लास से जियोग्राफी से लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। हमने जाना कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमने उसमें जाना कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक भी हैं, मानवीय कारक भी हैं, आर्थिक कारक हैं, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में जाना। और हमने जाना कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो कैसे होता है तथा उसका क्या योगदान है। आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। जनसंख्या घनत्व का अर्थ। अब जनसंख्या के वितरण को दर्शाने के लिए हमें जनसंख्या घनत्व का पता होना जरूरी है तथा आज हम जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है तथा उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को या लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो हरियाणा का हिसार जिला है। उस हिसार जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 300 लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ये आपने मैथमेटिक्स में जाना होगा कि वर्ग किलोमीटर एरिया जितना होता है उसमें 300 लोग रहते हैं। उस 300 को क्या कहेंगे? हम हिसार का जनसंख्या घनत्व कहेंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बात आती है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम जनसंख्या को यानी उस जगह की कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। यानी मान लो हिसार का ही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं कि सबसे पहले हिसार की जनसंख्या और उसके भाग दे देंगे कितने एरिया में हिसार बसा हुआ है, तो उसके बाद उसका जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। आई होप कि आपको पहला पॉइंट इजीली समझ आ गया होगा। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार का है। सबसे पहले गणितीय घनत्व। जो गणितीय घनत्व है वो जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है वो गणितीय घनत्व है। यानी किसी क्षेत्र के जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? गणितीय घनत्व कहलाता है। अर्थात अभी जैसे मैंने हिसार का एग्जाम्पल दिया तो यह क्या है? वह वहां की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल के बीच में अनुपात है, रेशो है। तो उदाहरणतः माना कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 16 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अब गणितीय घनत्व क्या होगा? 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि गणितीय घनत्व क्या है। वहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात है। आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही देंगे। आप सीधा सा बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं कि मान लो किसी क्षेत्र में 16 लोग रहते हैं और उनका 4 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो 16 को 4 से भाग यानी 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो आपको काटने पीटने में मुश्किल हो। नेक्स्ट, कायिक घनत्व दूसरा प्रकार। आपसे एग्जाम में बिल्कुल अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि गणितीय घनत्व और कायिक घनत्व में अंतर बताओ, या फिर घनत्व का क्या अर्थ होता है जनसंख्या और उसके प्रकार बताओ। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायिक घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर कुल निवासी जनसंख्या। मान लेते हैं कि हमारा जींद जिला है, जींद जिले में कुल कृषि योग्य भूमि 100 एकड़ है मान लेते हैं, और वहां पर 10 व्यक्ति रहते हैं। तो क्या होगा कायिक घनत्व का कि जनसंख्या और बटे में उसको भाग दे देंगे कृषि योग्य भूमि से। इस प्रकार कायिक घनत्व निकल जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कायिक घनत्व क्या होता है। किसी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर जितनी जनसंख्या रहती है
उसके अनुपात को क्या कहते हैं? कायिक घनत्व कहते हैं। माना कि कृषि भूमि 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 10,270 लाख है, तो कायिक घनत्व क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता ही है, जनसंख्या को भाग दे देंगे कृषि योग्य भूमि से। आप ये एग्जाम्पल ना लेकर के अपना इजी वाला एग्जाम्पल, जिसको आपको मैथमेटिक्स करने में यानी काट पीट करने में मुश्किल ना हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व साधनों की उत्पादन अक्षमता तथा जनसंख्या का अनुपात है। उत्पादन क्षमता अर्थात वहाँ पर खेती से या फिर उद्योग धंधों से या किसी भी प्रकार से कितनी आमदनी हो सकती है उस एरिया में, यानी उस एरिया में साधनों की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार वो आर्थिक घनत्व कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किसी क्षेत्र के साधनों की उत्पादन क्षमता तथा उसकी जनसंख्या का अनुपात निकालते हैं, और अनुपात निकालने के लिए जनसंख्या को उत्पादन क्षमता से भाग देते हैं। उसके बाद कृषि घनत्व। अब पहले वाले घनत्व में यानी कायिक घनत्व में और कृषि घनत्व में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें हमने पढ़ा था कुल कृषि योग्य भूमि और जनसंख्या का अनुपात। यहाँ पर हमें कुल कृषि करने वाली जनसंख्या तथा भूमि का अनुपात निकालना है। मान लो कि हमारे हरियाणा में खेती करने वाली जनसंख्या 10 करोड़ है और भूमि का क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। जितना भी आप लें तो उसका जो अनुपात होता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए किसी क्षेत्र की खेती करने वाली जनसंख्या को उनके खेती के एरिया से यानी खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल जितना है उससे भाग दे देते हैं। उसके बाद पोषण घनत्व। पोषण घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या को भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, अर्थात हमने एडिबल क्रॉप्स कितनी उगा रखी हैं जिसमें गेहूं, चावल, मक्का जो भी है, यानी भोज्य फसलों के अनुपात और कुल जनसंख्या के अनुपात को पोषण घनत्व कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए आपको पता ही है कि कुल जनसंख्या को भोज्य फसलों के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार पोषण घनत्व निकल आता है। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं या घटक कौन कौन से हैं? चलिए हम पिछले वाला पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल पॉइंट है लेसन का कि जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा गणितीय घनत्व होता है, कायिक घनत्व होता है, आर्थिक होता है, कृषि घनत्व होता है, और लास्ट में हमने कौन सा घनत्व पढ़ा है? लास्ट वाला घनत्व पोषण घनत्व होता है। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। अब एग्जाम में आएगा जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो देखिए चले आगे बढ़ते हैं। जन्म दर होती क्या है और मृत्यु दर क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी प्रति 1000 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी जन्म लेने वाले क्यों लिखा गया? कुछ मर भी जाते हैं, यानी जितने बच्चे जीवित रहे हैं यानी जन्म लिए हैं 1000 पर, उन्हें जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 पर मरने वालों की संख्या, यानी प्रति 1000 पर जीवित बच्चों की संख्या या जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को तो जन्म दर कहेंगे, अर्थात, और प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चे या व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहेंगे? मृत्यु दर कहेंगे। आई होप कि आपको इजीली अब लर्न हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक प्रवास है, जो कि आपके लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रवास। अब सबसे पहले आप प्रवास का अर्थ जानेंगे। जनसंख्या का किसी भी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है।
मान लीजिए आप डियर व्यूअर, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, मान लीजिए आप कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, हिसार जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर हैं, बेंगलुरु जाना चाहते हैं, तो आपका वो क्या है, प्रवास है। अब आपका कोई साथी बेंगलोर से दिल्ली काम करने के लिए आना चाहता है, वहाँ बसना चाहता है, तो वो उनका प्रवास है। आई होप कि आपको अब इजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकारों में उत्प्रवास और अप्रवास होता है। अब उत्प्रवास क्या होता है, दूसरी जगह जाना। मान लीजिए अभी एग्जाम्पल दिया कि आप कनाडा जाना चाहते हैं, तो आपका वो प्रवास क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके एरिया की जनसंख्या घट जाएगी, यानी आपकी तो जनसंख्या वहाँ से घट गई, आपका तो नाम कट जाएगा वहाँ से। उसके बाद अप्रवास, आ से आप इजीली लर्न कर सकते हैं, आमीन आना, आमीन आना। अप्रवास कहीं से आना, अर्थात मान लीजिए आप दिल्ली से हरियाणा के किसी शहर में आना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, कहीं से आना अप्रवास कहलाता है। तो इससे क्या होता है, जिस क्षेत्र पर जो लोग आते हैं अप्रवास होता है, तो उससे जनसंख्या बढ़ती है, अप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। उसके बाद प्रवास अंतर्राज्यीय भी होता है और अंतर्राज्यीय भी होता है। अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य के अंदर ही अंदर आना जाना। अंतर्राज्यीय प्रवास अर्थात आप हिसार से जींद चले गए, जींद से रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी से भिवानी चले गए, भिवानी से हिसार आ गए, अर्थात हमारे हरियाणा राज्य में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना राज्य के अंदर ही क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। और अंतर्राज्यीय मतलब इंटरस्टेट, हरियाणा से पंजाब जाना, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से पश्चिम बंगाल, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, चलिए एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं कि प्रवास का आपने अर्थ जाना, फिर हमने जाना कि प्रवास उत्प्रवास भी होता है, अप्रवास भी होता है। एक राज्य के अंतर भी होता है जिसे अंतर्राज्यीय कहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता है जिसे अंतर्राज्यीय कहते हैं। और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात लोग क्यों जाते हैं, यानी चाहे वो किसी क्षेत्र पर जाते हो, यानी वो उत्प्रवास करते हो या अप्रवास करते हो, ऐसा क्यों है। तो दो कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, यानी आपको किसी जगह पर आने जाने के लिए प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, साधनों की कमी व जीविका की कमी, गरीबी बेरोजगारी के कारण नगरों में जाना। जैसा हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अभी जैसे धान की बिजाई हो रही है, तो दूसरे राज्यों से मजदूर हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो वो किस कारण आते हैं, प्रतिकर्ष कारण के लिए आते हैं। मान लीजिए हम ही लगा लीजिए, हम अपना एग्जाम्पल दें कि हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम काम करने के लिए दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, तो वो क्यों जा रहे हैं हम, प्रतिकर्ष कारण के कारण, क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। आई होप कि आपको अब इजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद अपकर्ष कारक, यानी नगरीय सुविधाओं। अब मान लीजिए आप एक अच्छे लेक्चरर हैं, IAS हैं, IAS हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप उस पैसे की वजह से नगरीय सुविधाओं को भोगने के लिए, यानी आपके पास इतना पैसा है कि आप चंडीगढ़ में फ्लैट लेंगे, चंडीगढ़ की सुविधाओं को भोगेंगे क्योंकि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है। अच्छी फैसिलिटी की वजह से आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उसकी वजह से जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपकर्ष कारक कहेंगे। आई होप कि आप इजीली लर्न हो गया होगा आपको ये आज वाला ये वाला पॉइंट। और लास्ट में चलते चलते जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है, हमने पहले जाना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर आज हमने जाना जनसंख्या घनत्व क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। चलिए, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की में रहने वाली जनसंख्या को कहा जाता है। जैसे हमने बताया था कि हिसार में मान लेते हैं
कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 300 लोग रहते हैं, वो उसका क्या है, जनसंख्या घनत्व है। और हिसार में कुल मान लो कि 10 लाख लोग रहते हैं, तो वो उसका क्या है, जनसंख्या वितरण, यानी वहाँ की कुल जनसंख्या। आई होप कि एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल इजीली लर्न हो गया होगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व एक अनुपात है। अनुपात किसका, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल का अनुपात है। और लेकिन जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या की स्थिति है, अर्थात वहाँ कितनी जनसंख्या है उसकी स्थिति है। और जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का एक इकाई, एक पैमाना है। एक जैसे हम किसी कपड़े को मीटर में मापते हैं, तो वैसे ही इसका एक पैमाना है कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, जबकि जनसंख्या वितरण का कोई पैमाना नहीं है, कोई इकाई नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।